ड्रामा के स्टार्ट में हम नाइन्थ प्रिंस को देखते हैं जो भागते हुए जाते हैं अंकल के पास, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो उनके एम्परर अंकल है उन्होंने एक और युद्ध जीत लिया है और साथ में एक ब्यूटीफुल लड़की लेकर आए हैं जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ चुपचाप देखूंगा तो कितना मजा आएगा। इनोज कह रहे होते हैं ऊपर मत जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। वो इनोज को भी खींच लेती है कि साथ में देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इनोज कहते हैं वो बहुत ही रिबेलियस खतरनाक खूंखार आदमी है और तुम इस तरह इंटीमेट होते हुए किसी और औरत के साथ उसे देखोगे ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। कहती चुप बैठो, जितनी शांति बनाए रखोगे ना उतना अच्छा होगा, देखने में कितना मजा आएगा, चलो चुपचाप। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। इनोज कहते बस करो मत देखो। वो झांकती है अंदर तो देखती है उसके अंकल होते हैं ना वो नहा रहे होते हैं। कहती है कि ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड कभी किसी औरत में था ही नहीं, आज पता चल जाएगा कि ये कितना सही और कितना गलत है। यहाँ पर इम्परर अंकल को पता चल जाता है कि कोई पीछे है तो वो अपने कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में दरवाजा खुल जाता है और उसका एक जूता बाहर और वो अंकल के कदमों में पड़ी होती है। कहती है कि माफ करिएगा अंकल, गुड इवनिंग, आप कितने अच्छे हैं अंकल। वहां पर रीजेंट बस उसको देख रहे होते हैं। कहती है अंकल आप मुझ पर भरोसा करोगे ना, मैं रास्ते से जा रही थी, मुझे धक्का लगा और मैं आपके रूम में आ गई, गलती से आई हूँ। वहां पर जब उसका कपड़ा और एक बार खोलती ना तो अंकल के कपड़े और भी खुल जाते। अंकल उसकी तरफ देखते और वो अंकल की तरफ। अब अंकल अपना एक पैर उठाकर इतनी तेज मारते हैं कि वो जाकर बाहर गिरती है। इनोज कहते हैं प्रिंस क्या हुआ। कहती है इंपीरियल अंकल सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। लगातार वहां पर उसे मार पड़ती रहती। वो और तेज चिल्लाती कि प्लीज मुझे इस तरह मत मारो। यहाँ पर इनोज कहते हैं कि इम्परर और कंकुबाइन विन को जब पता चलेगा ना तो उन्हें भी बुरा लगेगा कि तुम ये सब कुछ करते हो। कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये इम्परर अंकल मुझसे जलता है ना, इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। सुन लो चुडुची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखो कि तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। इनोज कहते हैं तुम चुप बैठो, तुम्हें पता है ना कि 12 साल की उम्र से तुम्हारे अंकल युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर लेती। उनके हाथों से बचना नामुमकिन है। कहती है क्या हाथों से बचना नामुमकिन है। बस वो मुझसे 7 साल बड़े हैं, लेकिन रौब तो ऐसे दिखाते हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या है। एक दिन देखना मैं उसका क्या हाल करूंगी, इतना मारूंगी ना उसको, इतना मारूंगी। तभी वहां पर इम्परर अंकल आ जाते हैं। कहती है अरे नहीं। वो अपना मुंह छिपाने लगती है। कहती है मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में आपके रूम में जानबूझकर नहीं गई थी, मैं तो गलती से वहां पर गई थी। अब यहाँ पर इम्परर अंकल कहते हैं मारना क्यों बंद किया, जब तक ये अपनी मिस्टेक स्वीकार न कर लेना तब तक इसे मारते रहो। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना। इम्परर अंकल उसके पास जाते हैं। कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या करूं। जाते हैं तो देखते हैं ना उसने अपने पीछे एक गद्दी लगा रखी होती है जिससे जब उसे डंडा पड़े ना तो दर्द ही ना हो। वो गद्दी अब इम्परर अंकल हटा देते हैं। कहते हैं मेरी आंखों के सामने इसे मारा जाए। कहती नहीं 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 प्लीज प्लीज छोटी जी मुझे मत मारो, तुम मुझे बुली कर रहे हो, मैं अपने फादर से जरूर बताऊंगी, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ को चुरा लूंगी। पर नाइन प्रिंस इतना मार खाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। सैनिक बताता है कि पेन की वजह से वो बेहोश हो चुके हैं, जाओ उसे झाओलैंड पैलेस में छोड़ दो। वहां पर 2 सैनिक आते हैं, उठा कर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर सैनिक कहता है कि आप नाइन्थ प्रिंस के पीछे क्यों पड़े हैं। कहते हैं कुछ नहीं, आखिर कुछ एशियन है जो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी ये मैजेस्टी का बिलव्ड सन है ना, सबक तो सिखाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कंकुबाइन विन लगातार नाइन्थ प्रिंस की देखभाल कर रही होती है। क्या कहती है मदर, उस रिबेलियस हार्ट ने ना मुझे इतना मारा है, बचपन से फादर से मुझे प्यार करते हैं ना इसलिए ये जलता है और कुछ नहीं। वक्त अपने हाथ में चाकू लिए रहता है मुझे मारने के लिए। इसकी माँ कहती है तुम इस तरह के शब्द मत बोलो वरना तुम्हें और मार पड़ेगी। कहती है मदर अब मैं ये लड़कों वाले कपड़े नहीं पहनूंगी। कहती क्या मतलब तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या। ये एक क्राइम है कि मैंने किंग को धोखा दिया है, तुम एक लड़की हो, अगर ये किसी को पता चल गया ना तो पूरी वेन फैमिली सफर करेगी। कहती है मदर लेकिन मैं नहीं पहन सकती ना। वहां पर बताया जाता है कि 15 साल पहले जब कंकुबाइन में प्रेग्नेंट थे ना उन्हें पॉइजन दे दिया गया था जिसकी वजह से उन्हें एक बेबी बॉय हुआ, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब ये बात सबको पता न चले इस वजह से वो बहुत दुखी थी, एक बच्चे का इंतजाम किया, लेकिन जब बच्चा वापस आया तो पता चला कि वो लड़की ले आई। कहती है नहीं नहीं आपने ये क्या किया, बेटे की जगह बेटी क्यों ले आई, अब मैं जिंदगी भर कैसे संभालूंगी। कहती है उस दिन से मैंने से तुम्हें लड़का बना कर रखा। कंकुबाइन विन कहती है कि प्लीज अपनी माँ पर और विन फैमिली पर रहम कर दो। कहती है लेकिन क्या मैं हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी, फिर मेरी आगे चलकर शादी नहीं होगी, आज नहीं तो कल मुझे एक्सपोज ही होना है। पता चलता है कि जो इम्परर अंकल है ना उन्होंने नाइन्थ प्रिंस के लिए किसी को खास को भेजा है। कहती है अब इस बदतमीज इंसान ने
मेरे पास किसको भेजा है? एरोगेंट कहीं का, मुझे इससे बात करने का मन ही नहीं करता। यहाँ पर कंकुबाइन बेन कहती इतना भी डरने की क्या जरूरत है, जो कुछ भी है अंदर ले आओ। कहती वेस्ट ही होगा कुछ। पता चलता है वहाँ पर एक लड़की आती है मुंह पर कपड़ा बांधकर और काफी सुंदर लग रही होती है। एम्परर अंकल ने भेजा है अपनी इंटेंशन वाइज। कहती है अच्छा, चूडीची को चैन नहीं है, इससे तंग आ चुकी हूँ, अब इसने एक लड़की को यहाँ पर भेज दिया है। चलता है कि चूडीची ने ना जानबूझकर उसे वहाँ पर भेजा था ताकि वो उस पर नजर रख सके। कहती है कि नाइन्थ प्रिंस मैं आपको सर्व करने आई हूँ, पूरे दिल से सर्व करूंगी। कहती ठीक है सर्व कर लो, लेकिन दूर हटो। कहती मैं आपसे दूर भला कैसे जाऊं, आपके दिल के करीब रहना चाहती हूँ। कहती अच्छा, सच में मेरे दिल के करीब रहना चाहती हूँ, मेरी हर बात सुनना चाहती हो, ये भी अच्छी बात है। कहती हाँ बताइए नाइन्थ प्रिंस। वो उसका हाथ उठाकर अपनी तरफ रखती है, पर नाइन्थ प्रिंस कहते हैं कि तुम तो काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन अभी यहाँ से निकलो, मेरा तुम्हें देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देती है। एम्परर अंकल का सैनिक आता है, बताता है कि मुझे कुछ न्यूज मिली है। पता चलता है कि जो एक एकेका गेट है, वो वहां पर एसेशियन बहुत सारे रहते हैं, उस गेट से सिर्फ आज तक नाइन्थ प्रिंस निकले हैं। तो कुल मिलाकर नाइन्थ प्रिंस का ही कुछ हिस्सेदारी हो सकती है उन एसेशियन से। चूडीची कहते हैं कि उस नाइन्थ प्रिंस के अंदर इतना करेज नहीं है कि वो उन एसेशियन से मिल पाए, लेकिन उसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं खुद जांच पड़ताल करने के लिए पर्सनल जाऊंगा। इधर इतना मार पड़ने के बाद बेचारी सोपीरी से श्राप दे दूंगा। ट्वेल्व पर्सन, ये बदतमीज कहेगा, ये रूथलेस, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं श्राप देती हूँ कि इसके बच्चे हों और बच्चों का पिछवाड़ा ना हो जिस पर ये मार सके, और इसको चाकू लेकर मैं खुद मारूंगी। ये मेरे लिए विलन है, विलेन से कम नहीं। इसे इतना मारो कि इसे रिग्रेट और रिग्रेट होने के लिए भी इसे जो है बार बार मेरे सामने भीख मांगनी पड़े। तब तक दरवाजा खुलता है, वहां पर एम्परर अंकल आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ एटिकेट नाम की चीज है या नहीं है? कहती क्या मतलब, मैंने क्या कर दिया? इसने कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली? एम्परर अंकल कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है कि कैसे अपने से बड़ों को थोड़ा सा इज्जत से बुलाया जाता है। कहती माफ करिएगा, मैं आपको नहीं बोल रही थी। वहां जाकर एम्परर बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि आज के बाद से याद रखना कि तुम मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाओगे। कुछ चीजें अभी तक तुमने नहीं सीखी और तुम्हें सीखनी चाहिए। कहती इंपीरियल अंकल मुझे माफ कर दीजिए। बट पर खूब तेज मारते हैं। कहती हाँ मैं समझ गई, आज के बाद से ना बहुत अच्छे से बोलूंगी, बट प्लीज मुझे मत मारो। बारो मन में सोच रही होती है कि हाँ इसी वजह से तो मेरे पास आते हो, ताकि मेरे फादर मुझे दूर कर सको, और उस लड़की को भी इसलिए भेजा है ना। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कनिंग मैन, मैं फूल नहीं हूँ जो तुम मुझे हर बार फूल बनाओगे। फिर से उसके पीछे मार देते हैं। कहती है मैं कान खोल कर सुन रही हूँ कि आज के बाद कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। तो वो नीचे गिर जाती है, उसके पीछे और भी दर्द होने लगता है। मैं तो कहते नीचे क्यों गिर गई? कहती नीचे ठंडा लग रहा है ना, इसी वजह से नीचे गिर गई। यहाँ पर इम्पीरियल अंकल कहते हैं कि देखो याद रखो कि नजर तुम पर हमेशा रहेगी। कहती है ठीक है, गुड बाय अंकल। बहुत तेज से दर्द हो रहा होता है। कहती है मुझे क्यों मार रहा है, ये मेरे पीछे पड़ गए। इन नोचों से समझाते हैं कि इस तरह उसके पीछे मत पड़ो। कहती है मैं उससे फाइट नहीं कर सकती। वहां पर वो बेहोश हो जाती है। नोच कहते हैं उठो उठो उठो। हम देखते हैं कि वो अपना पीछे पकड़ कर जाती है अपने ब्रदर से मिलने के लिए। उसका ब्रदर कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? कहती है थैंक यू ब्रदर कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। कहते क्यों, रॉयल फैमिली में तुम मेरे भाई। पता चलता है एक बैंक्वेट है जहाँ पर सबको बुलाया गया है, वहां पर नाइन्थ प्रिंस भी आते हैं। नाइन्थ प्रिंस की चेयर लगाई गई होती है इंपीरियल अंकल के बगल। कहती है कि इतने क्लोज इस क्रूअल पर्सन की मेरी कुर्सी लगाने की क्या जरूरत है? कहती है फादर मुझे उसके बगल नहीं बैठना है। कहते हैं क्यों, क्या हुआ शिवाशा, बैठना क्यों नहीं चाहते? कहते हैं नहीं फादर, मैं वहां पर नहीं बैठना चाहता। कहते हैं अरे बैठो ना। कहती ठीक है थैंक यू फादर। बैठ जाते हैं। उधर देख रही होती है लड़कियां डांस करने के लिए आ जाती हैं। उसे छोड़कर सबको वहां पर अच्छा लग रहा होता है और वो पूरे टाइम अपना मुंह छिपा रही होती है और देख रही होती है ना इंपीरियल अंकल के तरफ। इंपीरियल अंकल कहते हैं कि मैजेस्टी मैंने आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट तैयार किया है। पता चलता है पत्थर से बहुत ही महीन बारीकी से तराशी गई एक तलवार होती है जो वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है। आज ब्यूटीफुल तरीके से वो मैजेस्टी को उसे दे रहे हैं। कहते हैं मेरे ब्रदर को थ्रोन के बराबर हिस्सेदारी की तरह मैं दे रहा हूँ, ये समझिए कि बस मैं इसे देकर आपसे आपका थ्रोन ले लूंगा। यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि अंकल और मैजेस्टी के बीच ना 36 का आंकड़ा है। मैजेस्टी को गुस्सा तो बहुत आता है। यहाँ पर दूर से शाह बोल रही होती है कि फादर इससे बदला ले ही लो, इसे तुरंत ही डील करो, इसे जान से मार दो। मैजेस्टी कहते हैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी तलवार देखी है, सबको ले जाओ, सबको दिखाओ। सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छी तलवार है, बहुत अच्छी तलवार है। जैसे नाइन्थ प्रिंस के पास जाती वाह क्या बेहतरीन तलवार है, जैसे छूती वो तलवार टूट जाती है।
नाइन्थ प्रिंस खड़े हो जाते, कहते मैंने ऐसा नहीं किया, सच में ऐसा नहीं किया। अब सबके सब एम्परर अंकल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कितनी बेकार तलवार थी कि ये हाथ लगाते ही टूट गई। सबसे खुश तो मैजेस्टी होते हैं कि 9th नंबर का बेटा कितना अच्छा है, उसने इस तलवार को तोड़ दिया और सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। कहती है कि आप लोगों के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए तो ये मौत का पैगाम है कि मैंने इस रूथलेस पर्सन की तलवार तोड़ दी। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ड्रिंक पर ड्रिंक करती जाती है, कहती है माफ करिएगा इंपीरियल अंकल। मुंह पर इतनी ज्यादा ड्रिंक होती है कि अंकल के ऊपर ही थूक मारती है। ये तेरे मुझसे ये कैसे हो गया, मैं साफ सफाई करने जाती हूँ और इतना गड़बड़ हो जाता है, मैं इतनी गंदगी फैला कर आ जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको कोई खींच लेता है, उसके बाल खुल जाते हैं। पता चलता है कि इंपीरियल अंकल ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, उन्हें दिखाई भी नहीं देता। बस इतना पता चलता है कि कोई सामने है और उसको किस करने लगती। कहती दूर हटो, तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि मैं कौन हूँ। कहता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कौन, तो कौन है, बस मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक लड़की है। वहां पर उसको जबरदस्ती किस करने लगती है, कहते हैं हटिए हटिए हटिए, लेकिन हटते नहीं। उसके साथ वो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। रात से सुबह हो जाती है। इनोच इंतजार कर रहे होते हैं नाइन्थ प्रिंस का कि अभी तक ये क्यों नहीं आए। बेचारी की कमर में दर्द हो रहा था। इनोच कहते हैं मास्टर आपके कपड़ों को क्या हुआ, आपकी कमर में क्या हुआ। कहती है कि कुछ नहीं, मैं रास्ते में गिर गई थी जिसकी वजह से कमर में दर्द हो गई। ये मेरे कपड़े ले जाकर धुल दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि इधर जो कुछ भी हो ना उसका किसी को पता न लगे, इसी वजह से अपना चुपचाप जा रही होती है। सामने देखती है एक लड़की होती है जो गार्ड से प्यार करने लगी थी। उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इम्परर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि गार्ड किसी सर्वेंट के प्यार का रिश्ता निभाए। यहाँ पर इसी वजह से उसका गला काट दिया जाता है और लड़की कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो मत करो। इंपीरियल अंकल कहते हैं डिग्निटी नाम की भी कोई चीज होती है। वहां पर उसकी लाश को उठाकर ना दूर फेंक दिया जाता है। वो डर जाती है, चुपके चुपके वहां से जाने लगती है। इंपीरियल अंकल उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कहती माफ करिएगा एम्परर, मुझसे ना थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो अपना तलवार पोंछते हैं, वो गिरने वाली होती है तो इंपीरियल अंकल उसको पकड़ लेते हैं। उसके पास से स्मेल आ रही होती है। कहते हैं ये खुशबू तो जानी पहचाने लग रही है, तुम्हारे पास ये खुशबू कैसे आई। कहती है खुशबू तो हर किसी के पास है, इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें अच्छा लगता है, जाओ यहाँ से। वो जाने लगते हैं तो अपना चुपचाप पीछे पीछे चल रही होती है और मारने की कोशिश कर रही होती है। इंपीरियल अंकल कहते हैं पैरों में जाम लग गया है क्या, जल्दी जल्दी चलो। कहती मैं ऐसे ही चलती हूँ और चलूंगी। गुस्सा रही होती है तो यहाँ पर इंपीरियल अंकल उसके गले पर हाथ रख लेते। कहती छोड़ दो मुझे, इस तरह होल्ड मत करो। कहती है छोड़ो ना बदतमीज इंसान। वो तेज से भागने लगती है तो इंपीरियल अंकल कहते हर बार ये मेरे पास आते हैं, इतना डर क्यों जाती है। इंपीरियल अंकल उसको एक जेडे देते हैं। कहते हैं इसके होस्ट का पता लगाओ कि आखिर कौन है। जो थर्ड ब्रदर होते हैं ना वो जो है इंपीरियल अंकल के खिलाफ चाल चल रहे थे। नशा हावी हुआ था, उसमें थर्ड ब्रदर ने ड्रग मिला दिया था, इसी वजह से उन्हें रात में कुछ दिखाई नहीं दिया। कहते हैं मैंने ड्रग तो मिलाया था और जरूर वो किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसी वजह से वो जिंदा बचा है, वरना वो मर जाता। सुबह वो नहा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वही लड़की आ जाती है जिसे इंपीरियल अंकल ने भेजा था। कहती है मैजेस्टी मैं आपको सर्व करने आई हूँ। यहाँ पर वो जान जाते हैं कि स्पाई लड़की है, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, आखिर मुझे यहाँ से किसी न किसी तरीके से इसे भगाना पड़ेगा। यहाँ पर नाइन प्रिंस कहते हैं जाओ यहाँ से अभी के अभी, मैं नहा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको सर्व करूंगी। इनॉन्स होते हैं उसके सर पर डंडा मार देते हैं। कहते हैं जाओ इसे यहाँ से लेकर। कहती है प्लीज आप नहा रहे हैं तो मुझे करने दीजिए ना, लेकिन वो उसे वहां से भगा देती है। इधर हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंस के बारे में सर हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि नाइन्थ प्रिंस को लड़के पसंद है, इसी वजह से वो हर रोज कोई ना कोई मेडिसिन ट्राई किया करते। लगता है उनके अंदर आदमियों वाली कोई ताकत है ही नहीं, इसी वजह से वो हमेशा लड़कियों की तरह रहते, एकदम कोमल बनकर। कल रात में जो तलवार टूटी थी ना, इस वजह से मैजेस्टी बहुत खुश थे। नाइन प्रिंस को रिवॉर्ड दिया जा रहा था। कहती मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। इनोस कहते हैं हर कोई रिवॉर्ड को तरसा होता है और तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए। कहती मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही गोल्ड देखती कहती वाह इतना सारा गोल्ड, प्लीज मुझे दे दो, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। पर अंकल ने तुम्हारे पास एक लड़की भेजी थी, तुम मुझसे खुश नहीं हुए क्या। नाइन्थ प्रिंस कहती नहीं नहीं मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। कहते अरे तुम तो पहली हो जो लड़कियों से खुश नहीं हो रहे हो। प्रिंस कहती लड़कियों से खुश क्या हूँ, वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इधर वो अपना सोना छू रही होती है, तभी इनोस भाग कर आते हैं। कहते हैं कि बहुत गड़बड़ हो गया। कहती क्या हुआ। कहते रीजेंट इसी तरफ आ रहे हैं। कहती क्या अब कहीं इस रीजेंट को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मैं ही थी, अगर इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
कहती जाओ उसे होल्ड करके रखो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं, सारे दरवाजों को बंद कर दो। वो ऊपर चढ़ जाती है, कहती मैं यहीं से भाग सकती हूँ। तभी वहाँ पर इम्पीरियल अंकल आ जाते हैं, कहती कहाँ भाग रहे हो, वो गिरने वाली होती है ना। तो इम्पीरियल अंकल जाकर उसे रोक लेते हैं, कहती छोड़ दो बदतमीज कहीं के, मुझे पकड़ क्यों लेते हो। अब वहाँ पर वो देखते हैं कि वो भाग रही थी, कहती मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी। कहते मैंने जो तुम्हें स्क्रिप्चर कॉपी करने के लिए कहा था वो करो। कहते मैं स्क्रिप्चर कॉपी नहीं करूंगी। कहते करना पड़ेगा। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम इतने वर्थ नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। इंपीरियल अंकल कहते तुम जैसी ब्यूटी वैसे भी किंग बनने के लायक नहीं है, इन फ्यूचर तुम्हें मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा, इस तरह कमजोर बनकर काम नहीं चलेगा। कहती है जाएगी मेरी जुत्ती तुम्हारे साथ, मैं एलिगेंट नहीं हूँ समझे, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ इंपीरियल अंकल, बहुत ही ताकतवर, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कहते अच्छा तुम क्या कर सकते हो, तुम खुले में लेटरिन कर सकते हो। बदतमीज कहीं के, मुझे पी करने की बात करो, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है इस एज में। नॉनसेंस बातें, मैं तुमसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ, नॉनसेंस बातें तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है, हमेशा लड़कियों की तरह बिहेव क्यों करते रहते हो। कहती मैं लड़की नहीं हूँ। कहते ठीक है मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठो। माँ से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसकी माँ बहुत परेशान थी कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए, बच्चे हो सके। कहते नहीं मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी। कहता मदर मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर इंपीरियल अंकल उस रात वाली लड़की को ढूंढ रहे थे ताकि उसी से उसकी शादी हो। अपनी मदर को भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द वो शादी भी कर लेंगे और बच्चे भी होंगे। वो फिर से इंपीरियल अंकल को फॉलो कर रही होती है, तो इंपीरियल अंकल कहते हैं जल्दी जल्दी चलो। कहती है मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं, आखिर मेरा और तुम्हारा काम क्या है। इंपीरियल अंकल की नजर उसके जेडे पर पड़ती है तो रुक जाते हैं कि ये जेडे तो उसी रात की तरह है। लेकिन पीछे से नाइन प्रिंस अपनी धुन में आ रहे होते हैं और टकरा जाते हैं इंपीरियल अंकल से। कहते उफ मुझे कितनी तेज चोट लग गई। कहते फिर से तुम्हें चोट लगी, औरत बनना छोड़ोगे, हर बात पे ऊ आ ई करना जरूरी है तुम्हारा। अभी हम देखते हैं इंपीरियल अंकल जानबूझकर उसे लेकर गए होते हैं मेडिकल डॉक्टर के पास और एक मंत्री के पास। कोलर वाटर साइड पवेलियन होता है। कहती है कि ये जनरल यहाँ पर बैठे, सब लोग बैठे, आखिर यहाँ पर मुझे क्यों लाया गया है। कहते हैं कि नाइन्थ प्रिंस आ जाओ तुम भी मेरे साथ खेलो। जैसे ही सर झुकाते हैं तो वो वहां पर बैठ जाती है। तब यहाँ पर इंपीरियल अंकल कहते हैं मिलिट्री का क्या हाल है, वैसे भी जनरल रिटायर होने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को भेज दिया जाए। बस थोड़ा सा कमजोर है नाइन्थ प्रिंस, लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्सन होने के नाते ये गार्ड भी बहुत अच्छा करेंगे, लोगों को समझाएंगे बहुत अच्छा। जो कुछ सैनिक मर जाते हैं, कुछ प्रिंस मर जाते हैं, नाइन्थ प्रिंस मर गए तो कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, वैसे भी बस कंधे कमजोर हैं। यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस सुनते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो वो नीचे गिर जाते हैं। अब इस पर जनरल कहते तुम इतना डर क्यों रहे हो, मरना तो है ही एक ना एक दिन। कहती है आप लोग को तो पता है मेरे पास जरा सा भी पावर नहीं, बहुत कमजोर हूँ, मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ा हूँ, प्लीज आप लोग मेरे अगेंस्ट मत जाओ, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। यहाँ पर इंपीरियल अंकल उसको देख कर जान जाते हैं कि ये तो इनोसेंट है, जरूर कोई और ही चाल इसके पीछे चल रहा है। बार बार कह रही होती है कि अंकल मेडिकल डॉक्टर जनरल मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ, आप लोग मेरा इंतजार मत करना। ये मेडिकल डॉक्टर और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि इस पर शक करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। कि जो इंपीरियल अंकल है ना उनके बचपन से ही कोई पॉइजन दे रहा था। मेडिकल डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं, कहते आज तक उसका इलाज मिला नहीं था, लेकिन जब से इंपीरियल अंकल ने नाइट स्पेंड की थी ना नाइन्थ प्रिंस के साथ, से वो काफी अच्छा फील कर रहे थे। मेडिकल डॉक्टर कहते हैं मैंने कुछ चीजें ढूंढ ली, अभी भी कुछ चीजें बाकी है, मैंने अपने आप को जो है सही करने का तरीका ढूंढ लिया है। और वो उस रात को याद करते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ अभी आऊंगा। इधर नाइन कृष्णा एक पेड़ के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, तो इंपीरियल अंकल कहते हैं बस करो फाइटिंग करना। कहती कुछ नहीं अंकल बस मैं तो ऐसे ही कर रही थी। वहां पर घोड़े होते हैं, कहती है कि ये घोड़े क्यों आए हैं, हम लोग कैरेज से नहीं जाएंगे क्या। इंपीरियल अंकल कहते हैं क्यों डर लग रहा है क्या, आज से पहले कभी हॉर्स पर नहीं बैठे। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं किसको डर लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, हॉर्स मेरे बाएं हाथ का खेल है, घंटों भर हॉर्स चला सकते हो। कहते फिर बैठ जाओ। कहते डर नहीं लग रहा है मुझे। कहते लग तो रहा है डर। नाइन्थ प्रिंस कहते नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। वो बार बार घोड़े पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन चढ़ ही नहीं पा रहा था। कहती मैं चढ़ लूंगी मैं चढ़ लूंगी, फिर से चढ़ती तो इंपीरियल अंकल की भी हंसी निकल जाती है। यहाँ पर सैनिक उसे उठाकर घोड़े पर बैठा देता है। तब यहाँ पर इंपीरियल अंकल कहते हैं घोड़े पर तो बैठ गए हो, संभल कर चलना है, मेरा घोड़ा थोड़ा पागल है। कहती क्या घोड़ा पागल है, टाइट पकड़ो। वो घोड़ा वहां से चल देता है। कहती है बदतमीज कहीं के, तुमने मेरे साथ बुरा हाल किया। नाइन्थ प्रिंस की टांग टूट जाती है। कॉन्कोबाइन कहती है कि तुम हर बार भाला वहां पर कैसे पहुंच जाती हो। कहती है मैं तो हर बार अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो रीजेंट घोड़ा रेस में दौड़ता है ना, वो ऐसे वो मेरे पीछे रेस में दौड़ रहा है, मुझे मारने के लिए। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, नए नए तरीके ढूंढता मुझे परेशान करने के लिए। कहती है कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे दूर
रहना और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आराम करो। कहती मैं नहीं जानती हूँ उसके बगल, वो खुद मेरे पीछे आता है। कहती अब मैं क्या ही करूँ, वो तो बस नई नई चाल खोज रहा है ताकि वो मुझे मार सके। इधर हम देखते हैं इंपीरियल अंकल रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो सैनिक होता है कहता है जो माला है ये क्वीन मदर ने दिया है ताकि आप अपने लिए एक रानी ढूंढ सके और उसके साथ अपनी रात बिता सके। मदर की बात तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लड़की को ढूंढो, जरूर वो कोई नोबल लड़की ही होगी जिसके साथ मैंने वक्त बिताया है। सैनिक बताता है कि हाँ वैसा सचेत नाइन्थ प्रिंस के पास भी है। कहते हैं क्या नाइन्थ प्रिंस के पास? तुरंत ही नाइन्थ प्रिंस के पास रीजेंट फिर से जा रहे होते हैं। इनोच आकर बताते हैं कि इंपीरियल अंकल इधर ही आ रहे। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं आखिर ये इंसान मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है, जहाँ जाती हूँ वहां पर कैसे आ जाता है। इंपीरियल अंकल जाते हैं तो वो बैठी होती है। कहती है अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते हैं क्यों तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी तो देखने आया हूँ। कहती इंपीरियल अंकल मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप मुझे इतना प्रताड़ित करते हैं कि बहुत हो गया। कहते हैं क्यों, मैं तो यहीं पर रहूंगा। तकिया उठाकर फेंक देती है। कहते हैं बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो क्या? कहती है बहादुर नहीं बन रहे हो इंपीरियल अंकल, आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, हर बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इंपीरियल अंकल कहते हैं कि इतना याद रखो, चेहरा है ना मुलायम सा, कोमल सा, बार मैं तुम्हें मार सकता हूँ। कहती है मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, तुम्हें कितना भी कोशिश कर लो लेकिन बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, ना तुम युद्ध जीत सकते हो ना ही तुम कुछ। कहते अच्छा अबे युद्ध किसने जीता था? कहती है मेरे फादर से तो नहीं जीत सकते ना। कहते तुम्हारे फादर से भी जीतूंगा और ये राजगद्दी भी हथियाऊंगा, बस कुछ दिनों का राज है तुम्हारा। कहती ठीक है फिर जाओ ना यहाँ से, जब जीत लेना तब आकर बोलना। इंपीरियल अंकल उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं कि मेरे सामने तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, रिस्पेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर खुलेआम घूम रही हो ना सिर्फ मेरी वजह से। याद रखो कि मैं तुम्हें मार भी दूंगा ना तब भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब यहाँ पर सैनिक आता और बताता है कि जो बिग ब्रदर है उनका किडनैप हो गया है और उनकी वाइफ का भी। नाइन्थ प्रिंस को क्या लग रहा था ना ये सारी चाल अंकल की है। कहती है प्लीज अंकल मेरे भाई को छोड़ दो, सिस्टर इन लॉ को भी इस तरह आप भला उनको कैसे किडनैप कर सकते हैं। तब यहाँ पर जो डीजी कहता तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि उन्हें बैंडिट ने किडनैप किया है? मैंने नहीं, ये फालतू का दिमाग चलाना बंद करो। कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा ही काम है, आखिर तुम्हारे सिवा ये कौन कर सकता है? तुम्हें राजगद्दी का बहुत शौक है ना, मैं राजा नहीं बन सकता क्या? राजा तो बनना मेरा हक है। तो यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस इंपीरियल अंकल को मारने चलते तो वो हाथ पकड़ लेते हैं कि तुमने जो आज हरकत की है ना दोबारा की तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जबान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अंकल वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर फिर से नाइन्थ प्रिंस के कपड़ों पर पड़ती है। वहां पर एक पॉकेट होता है। अब यहाँ पर इंपीरियल अंकल को याद आ जाता है कि जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी वैसा ही पाउच सेम उसके पास था। तभी इनोच आ जाते हैं कि चलिए जल्द से जल्द मैजेस्टी ने आपको बुलाया है। इधर इनोच फिर से आते हैं, देखते हैं कि नाइन्थ प्रिंस के हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। कहते हैं आपका घाव फिर से जो है बहने लगा है, इस पर आप पट्टी करवा लीजिए। कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा भाई और मेरे भाई की वाइफ जल्द से जल्द मिल जाए। कहते हैं लेकिन बाहर रीजेंट खड़े होकर आपका पाउच देख रहे थे। कहती कौन सा पाउच? जो कंकुबाइन बेन ने दिया था और सेलिब्रेशन के रात आपने पहना था। कहती क्या मतलब? वो पाउच जो है थर्ड ब्रदर और उनकी वाइफ का पता नहीं चला है, जरूर ये जिन आर्मी का काम है। वो बैंडिट्स के द्वारा आपके बेटे और आपकी डॉटर इन लोग को किडनैप किया गया है। रीजेंट चुपचाप बैठे हो तो इस तरह बातों को इधर उधर ना घुमाया जाए, ये एक सीरियस मामला है। वैसे मेरे भाई को बहुत चैन की सांस लेनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्द ही थर्ड ब्रदर को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। रीजेंट अभी भी उस पाउच को नहीं भूले थे क्योंकि हर बार उन्हें वो पाउच याद आ जा रहा तो वो फिर से नाइन्थ प्रिंस से मिलने के लिए जाते हैं। नाइन्थ प्रिंस बैठे हुए होते हैं। कहती है कि इंपीरियल अंकल आप यहाँ पर फिर से आ गए, आपका दिल नहीं लगता है क्या मेरे बिना जो आप हर बार यहाँ पर आ जाते हैं? तब इंपीरियल अंकल कहते हैं क्या वो सचेत तुम्हारा है? कहती कौन सा सचेत बताओ? कहते ये सचेत तुम्हारा है या नहीं? मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। दासी कहती माफ करिएगा मैजेस्टी, ये मेरा है, ये पाउच मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है। कहती है कि ये छोटे से सचेत के लिए तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो और भीख क्यों मांग रही हो मेरे अंकल के सामने? आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? कहती है मुझे माफ करिएगा नाइन्थ ब्रदर, क्योंकि बैंकेट की रात मैजेस्टी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो मैंने उन्हें सर्व किया था, इसी वजह से मैजेस्टी को ये पता चल गया। कहते हैं नाइन्थ ब्रदर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना ऐसा कुछ हुआ था, तुमने मेरे सामने झूठ क्यों बोला? कहते मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फोर्स किया गया था और मेरी जान न चली जाए इसी वजह से मैंने झूठ बोला था। इंपीरियल अंकल कहते हैं कि सही बात है, इतना याद रखो कि अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, उस रात मैं ही तुम्हारे साथ थी। और इंपीरियल अंकल को शक तो हो जाता है कि वो नाइन्थ ब्रदर का ही जो है पाउच है, लेकिन अभी उनके सामने कोई भी सबूत नहीं था, इसी वजह से मेट को अपने साथ लेकर जा रहे थे। कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इंपीरियल अंकल चले जाते। कहती हूँ थैंक गॉड मैं बच गई।
यहाँ पर नैन ब्रदर कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने आज मुझे बचा लिया। तुमने 9 साल मुझे सर्व किया। तुम मेरे लिए आज भी लॉयल हो। मैं तुम्हारे लिए हर सुख-सुविधा जो कुछ भी क होगा ना, सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगी ताकि तुम्हें सफ़र ना करना पड़े। इम्पीरियल अंकल बैठे होते हैं तो रोंग जाती है इम्पीरियल अंकल के पास, कहती है कि मैं आपके फुट मसाज कर दूं, प्लीज अपना पैर मुझे दे दीजिए। जैसे पैर देते तो इम्पीरियल अंकल अपना पैर पीछे कर लेते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं मिलिट्री को संभालता हूँ, 3 लाख मिलिट्री आर्मी को। और अगर मुझे कभी भी डिस्कवर करने पर ये पता चला कि उस रात तुम नहीं थी ना, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारी जो स्किन है ना, उससे बोन निकालूंगा और उसका मैं हथियार बनाऊंगा। सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, आखिर मुझे ये झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं आपको सच में सर्व करना चाहती हूँ और हमेशा लॉयल रहकर। कहती है अच्छा तुम इतना लॉयल हो तो चलो ठीक है, तुम्हारी लॉयलिटी चेक कर लेता हूँ। वहाँ पर 4 सैनिकों को बुलाया जाता है। कहती है कि प्लीज मेजेस्टी मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तब यहाँ पर इम्पीरियल अंकल कहते हैं तुमने मुझे अच्छे से सर्व किया था ना, अब इन 4 लोगों को भी अच्छे से सर्व करो, मैं यहीं पर बैठ कर देखूंगा। कहती है नहीं नहीं मेजेस्टी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। चारों के चारों उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। कहती है मैं बताती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बताती हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है। इधर हम देखते हैं कि नाइन प्रिंस डर के मारे उठ जाते हैं। इनोच आ जाते हैं, कहते हैं अब डरने की क्या जरूरत है, अब सारा का सारा मामला साफ हो चुका है। वहाँ पर सैनिक भी आ जाता है कि आपको चलना पड़ेगा क्योंकि फिर से इंपीरियल अंकल आपको बुला रहे। कहती कितनी बार सुनूं कि इंपीरियल अंकल मुझे बुला रहे, मुझे बुला रहे। सैनिक बताता है कि इंपीरियल अंकल के पास आप जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन कल रात के बाद रोंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने बस कुछ शब्द सुने और वहां पर मुझे हैंकी पड़ी मिले। जैसे हैंकी देखती है वो खुद डर जाती है। कहती है कि रोंगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मन में सोचती तुमने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी, आखिर ये आदमी कभी भी नहीं छोड़ेगा किसी को, इस हद तक गुजर सकते हो। बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं। वाओ तुम यहाँ पर बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ 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 नहीं ढूंढा। उसके फोर्थ ब्रदर होते हैं, कहते हैं मुझे पता है कि मेरा थर्ड ब्रदर कहाँ पर गए हैं, मैं तुम्हें मैप बताऊंगा, बस तुम उसी हिसाब से जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दो ताकि माउंटेन में से ढूंढने में परेशानी ना हो। कहती वाह ये तो बहुत ही सरल तरीका है, मुझे बताते चलो। वो माउंटेन को ड्रॉ करती है तो यहाँ पर फोर्थ ब्रदर को ना उसके बगल में खड़े होकर बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी स्मेल, एकदम लड़कियों जैसी। उधर से इंपीरियल अंकल भी आ रहे होते हैं और उन दोनों को इतना करीब देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फोर्थ प्रिंस तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर मन में सोचते हैं भला इसके लिए मेरे मन में फीलिंग कैसे आ सकती है, वो भी एक लड़के के लिए। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैप लेकर वहां से वो तुरंत चले जाते हैं। अंदर इंपीरियल अंकल आते हैं तेजी से और उसे बैठ कर देखते हैं। कहते हैं श्या क्या कर रही हो? कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने और रोंग के साथ क्या हुआ? कहते हैं क्यों रोंग की बड़ी चिंता हो रही है क्या? एक मेड के लिए भला नाइन्थ प्रिंस को इतनी चिंता? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कहती है कि तुमने उसे मार डाला, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया। यहाँ पर इम्पीरियल अंकल उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं। कहते हैं मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, उसमें से तुम भी एक हो। कहती है वो सिर्फ एक मेड थी, आखिर तुम उसे कैसे मार सकते हो? गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब यहाँ पर इंपीरियल अंकल कहते हैं तुम एक नोबल स्टेटस वाली हो ना, इसी वजह से मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हें कब का मार देता। मैं तो तुम्हारे ऊपर रहम भी नहीं करता। कहती है हाँ मुझे पता है। इंपीरियल अंकल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नाइन प्रिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने रोंग को मारा है। कहती है अच्छा रोंग को मारा है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? कहती है मैंने कुछ नहीं किया। कहते कुछ तो किया है ना। कहती है भला तुम ऐसी एविल थिंग अपने मन में ला भी कैसे सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सब चीजों में सक्सेसफुल हो जाओगे? कभी भी नहीं होगे। इंपीरियल अंकल उसका और तेज से गला पकड़कर दबाने लगते तो उसके हाथ पर कट कर लेती है। इंपीरियल अंकल कहते हैं तुम तो बहुत बहादुर बनती जा रही हो। तभी फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं कि श्याव कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आती क्योंकि वो डर के मारे अपने मुंह से आवाज निकालती ही नहीं। इस तरह रॉन्ग मरी ना, वैसे मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वरना को बोल लो कि उस रात वहाँ पर कौन था? कहती कोई नहीं था, मुझे छोड़। इंपीरियल अंकल को पता तो था ही कि वो लड़की है, इसी वजह से तुरंत वो पीछे मुड़ जाते हैं। कहते सेमलेस ब्रदर्स। वहां से इंपीरियल अंकल चले जाते हैं। वो नीचे बैठ जाती है। कहती है अगर इसे पता चल गया ना कि मैं लड़की हूँ तो ये इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंस बैठे होते हैं। वहां पर बहुत ही हॉट लड़के को भेजा जाता है तो अपना मुंह छिपाने लगती है। कहता है कि मैं आपको सर्व करने आया हूँ। कहती सर्व करने, भला एक लड़के को लड़का क्या सर्व करेगा? मैं अच्छे से सर्व करूंगा, प्लीज आप बस मेरी तरफ एक बार देख लो। अब वो उसकी तरफ देखने लगती है। कहती काफी हैंडसम हो। उसका खाल पकड़ कर न दबाने लगती है तो उस आदमी के मुंह से बहुत तेज से आवाज निकलने लगती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है।
बाहर वही लड़की आ जाती है, कहती है आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मतलब सच में जो अफवाह फैली थी पूरे महल में कि नाइन्थ प्रिंस लड़का नहीं है, वो लड़कों को ही प्यार करते हैं, तो ये बात सच है। वहां पर वो लड़की तो डर के मारे भाग जाती है, कहती है जाओ तुम यहाँ से, काम हो गया। इनो चाहते हैं, कहते हैं कि जनरल क्वीन की तरफ से लेटर आया है कि ये आपके भाई को बचा लिया गया है। कहती है वाह, कल ही अपने भाई से मिलूंगी जाकर। वो बहुत खुश होती है, रास्ते में नाचते हुए जा रही होती, तभी देखती है कि उसका भाई आ गया है, तो इंपीरियल अंकल का सैनिक होता है। कहती है वाह, इंपीरियल अंकल का सैनिक, यही जानबूझकर मेरे भाई को मार रहा होगा। यहाँ पर थर्ड ब्रदर नीचे गिर जाते हैं, तो कहती है इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे थर्ड ब्रदर को मार रहा है, जाकर उसे मारने लगती है। वहां पर इतना मारती है, ब्रदर कहते हैं तुम क्यों मार रही हो, और फोर्थ ब्रदर भी आ जाते हैं, सियाओ तुम मार क्यों रही हो ऐसे सबको, ये आदमी जो है ना ये मेरे थर्ड ब्रदर को परेशान कर रहा था, तभी कहते हैं इसी ने बचाया है। अब वहां पर हम देखते हैं कि वो डंडा छोड़ देती है और डंडा भी उसी के ऊपर गिरता है। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, नाइन्थ प्रिंस और फोर्थ ब्रदर की समझदारी की वजह से थर्ड ब्रदर को छुड़ा लिया गया था। यहाँ पर फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि नाइन्थ ब्रदर बहुत ही समझदार है, इसीलिए रिवॉर्ड इन्हें दिया जाना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं रिवॉर्ड दोनों को मिलेगा, और रिवॉर्ड मांग सकती हो। कहती है कि मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहते हैं लेकिन तुम्हारी एज क्या है। कहती है कि प्लीज फादर मुझे यहाँ से जाने दो ना। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही सैनिक आता है, कहता है कि तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब होशियार नहीं बन पाओगे। उसे उठा कर लेकर चले जाते हैं। उसने जो गलती की थी ना, इतना मारा था ना, इसकी वजह से इम्पीरियल अंकल ने उसे सजा दी थी कि तुम स्क्रप्चर कॉपी करोगी तब तक जब तक तुम थक नहीं जाती, थक के चूर नहीं हो जाती। कहती मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वहां पर नाटक करने लगती है, सिर्फ रोने का नाटक। कहती है आपको तो पता है मैं कितनी कमजोर हूँ, मैं बस ऐसे ट्रबल क्रिएट करती रहती हूँ, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, जाकर पैर पकड़ लेती। कहती है आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके पास जाते हैं यहाँ अंकल को फिर से महक आने लगती है। महक, ये महक तो जानी पहचानी लग रही है। वो सोने की टेल्स लिए होती है ना, नीचे गिर जाती है कि वो उठाने लगती है, तो इंपीरियल अंकल कहते हैं क्या उठा रही हो, क्या कर रहे हो, हटो नाइन्थ प्रिंस, क्या देख रहे हो। कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस ये टेल्स उठा रही थी। कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से। वो वहां से भाग जाती है। इंपीरियल अंकल के पसीने छूट जाते हैं, इधर वो कपड़े पहन रहती है, इनो चाहते हैं। कहते हैं कि प्रिंसेस कब तक बचने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन तो आप पकड़े ही जाओगी। अपना रास्ते में टहल रही होती है, तभी वहां पर एक लड़की आती है, एक सर्वेंट की बेटी होती है। यू क्या हो? मैं आपको देखने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में पाउच होता है। कहती है एक मुसीबत से बचती नहीं होगी, दूसरी मुसीबत आ जाती है, बताओ ये मुझ पर ही फिदा हो गई। इसे कोई और पैलेस में नहीं दिखा क्या, सच में मैं इतना सुंदर दिखती हूँ कि ये लड़कियां भी मुझ पर पागल हो रही हैं। मुझे तो मर जाना ही उचित लगता है, मैं मर जाऊंगी तो लड़कियां मुझ पर इस तरह फिदा होना बंद हो जाएंगी। कहती है कि लाओ ये, कहती ये पाउच ले लेना और जनरल क्वीन को दे देना। कहती क्या ये मेरे लिए पाउच नहीं है। कहती नहीं आपके लिए नहीं है, प्लीज ये जनरल क्वीन को दे देना। अब वो वहां पर जाती है जनरल क्वीन के पास। जनरल क्वीन वहां पर बैठे होते हैं, लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। मैंने सुना है तुम लड़कियों के पास नहीं जाते हो, इसलिए ये लड़कियां मैं तुम्हें देता हूँ। वाइन में ड्रग मिला होता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां नाइन्थ प्रिंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है, और नाइन्थ प्रिंस से कहती है आओ आओ मेरे पास आओ। यहाँ पर तभी फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं और उसको लेकर जाने लगते हैं। कहती क्या हुआ शाह, बताओ ना क्या हुआ। कहती है कि लगता है चाइनीज मेडिसिन मेरे ऊपर ज्यादा हावी हो रही है, अब मुझे मौत के करीब लेकर जा रही है, मुझे किसी ठंडे प्लेस पर लेकर चलो। कहती है लेकिन ठंडा प्लेस यहाँ पर कहाँ है। तभी इंपीरियल अंकल उन दोनों को इतने पास में देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ ब्रदर को लगातार नाइन्थ प्रिंस के लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी। नाइन्थ प्रिंस कहते तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। कहते क्योंकि आप मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है ना, मेरी बहन आपसे प्यार करती है। अब यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर कहते हैं इन दोनों के बीच प्यार तो देखो, इन्हें जेंडर का पता ही नहीं चल रहा है। तभी इंपीरियल अंकल आते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों एकेडमी क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्या कर रहे हो। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं मैं तो जा रहा था, तुम बीच में रास्ते में आ गए रोकने के लिए, इसलिए नहीं जा पा रहा। फोर्थ ब्रदर कहते हैं इंपीरियल अंकल माफ करिएगा, जा रहा था लेकिन ये बीच में मिल गई तो इसको लेकर जा रहा हूँ। लेकिन नाइन्थ ब्रदर सामने आ जाते हैं, कहते हैं एम्परर अंकल अपने आप को बहुत महान बनने की कोशिश करते हो ना, लेकिन हर बार हमारे मामले में इंटरफेयर करते हो, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लो, हम लोगों को आराम से रहने दो, बदतमीज इंसान। इस पर इंपीरियल अंकल कहते तुम श्योर तो हो ना जो मुझे बोल रही हो। कहती मैं श्योर हूँ, तुम्हारे जैसा दो कौड़ी का इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो वहां से जाने लगते तो मेडिकल डॉक्टर पीछे से हंस रहे होते हैं। इस पर फोर्थ ब्रदर कहते तुम इस तरह मत करो, तुमने ड्रिंक कर रखी, इस वजह से तुम ऐसे बोल रही हो। कहती मैं डरती नहीं हूँ इस बुढ़े इंसान से, एज में इतना बड़ा, उसी के ऊपर से अपना जरा सा काबिलियत ही नहीं दिखाता, बस हर टाइम चिल्लाते रहता है। मैं सोबर नहीं बनूंगी, अगर मारना है तो आओ मुझे मार डालो, हिम्मत है तो मार डालो।
फोर्थ ब्रदर किसी तरह उसे खींच कर ठंडे पे लेकर जाते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं, अपनी सबसे कीमती मेडिसिन। नाइन्थ ब्रदर कहते हैं आपने ये क्या किया ब्रदर, आपने मुझे सबसे महंगी मेडिसिन खिला दी, अगर किसी को पता चला ना तो आपको सजा मिलेगी। फोर्थ ब्रदर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ, मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर इंतजार करो। तभी वहाँ पर इम्पीरियल अंकल आ जाते हैं और उसको अपनी मार्शल आर्ट की ताकत द्वारा सही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पीछे खड़े होते हैं। तो नाइन्थ ब्रदर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकतवर कब से हो गए, उसके अंदर से जितना ड्रग होता है निकल जाता है, वो बेहोश होने लगती है। तो अंकल आकर उसे रोक लेते, कहती वाह क्या मसल है, कितनी अच्छी बॉडी है। आँख खुलती है तो पीछे खिसक जाती, कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहते हैं क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, किसका इंतजार कर रही थी। वहाँ पर जबरदस्ती इम्पीरियल अंकल उसको किस करने लगते, कहते हैं कि शर्म नहीं आती एक लड़के को किस कर रहे हो। कहते मैं तो तुम्हें खा भी सकता हूँ, इसी वजह से याद रखो कि अपने कपड़ों को सही कर लो और ये दोबारा ही इन कपड़ों को कोई ना देखने पाए। लेकिन वो नशे में होती है तो कपड़ों को देख नहीं पाती है। तभी वहाँ पर फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं और उस कपड़ों पर फोर्थ ब्रदर की नजर पड़ जाती है कि वो लड़की है। कहते हैं इतने सालों से तुम मेरे साथ थे लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता चला कि तुम एक लड़की हो। सुबह होते ही उसे होश आता है, कहती मैं यहाँ पर कैसे आई और वो दुष्ट इम्पीरियल अंकल कहाँ पर हैं। कहते वहाँ पर इम्पीरियल अंकल नहीं था, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। कहती है अच्छा है। तो फोर्थ ब्रदर की सिस्टर आती है, कहती है कि नाइन्थ ब्रदर आप उठ गए। यहाँ पर फोर्थ ब्रदर की सिस्टर जो होते हैं नाइन्थ ब्रदर को बहुत लाइक करती थी। कहती है कि पहली बार मैंने अपने भाई को इतना खुश देखा है, लगता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं तुम इन्हें पहन लो। बहन से कहते हैं नाइन्थ ब्रदर से दूर रहो। कहती है क्यों भाई, मैं नाइन्थ प्रिंस से क्यों दूर रहूं, वो इतने अच्छे हैं, इतने लॉयल है, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। कहते हैं कि नहीं तुम नहीं रह सकती हो, दोस्त बनकर नहीं रह सकते। कहते हैं हाँ दोस्त ही बनकर रहो, उससे आगे मत बढ़ना। नाइन्थ प्रिंस जाते हैं जनरल क्वीन से मिलने के लिए, जहाँ पर जनरल क्वीन माफी मांगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जब कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि उसमें ड्रग मिला था। कहते ठीक है, जो कल रात तुमने मुझे ड्रग पिलाया था अब तुम पी लो। जैसे ही वो ड्रग वहां पर पीते हैं तो जैसे वहां जाने लगते हैं तो जनरल क्वीन उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में नाइन्थ ब्रदर उसे मारकर अपना भाग जाते हैं। इनोस बताते हैं कि फोर्थ ब्रदर को पकड़ लिया गया है क्योंकि उन्होंने जनरल कुन को जान से मार दिया। कहती ये गलत है, कभी भी मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। सिर्फ मैजेस्टी ही है जो फोर्थ ब्रदर को बचा सकते हैं। इसी वजह से नील डाउन होकर वो वहां पर बिना खाए पिए इंतजार कर रही होती है अपने फादर का। इम्पीरियल अंकल पीछे से आते हैं, कहते हैं कि बड़ी चिंता हो रही है अपने फोर्थ ब्रदर की, कभी भी उसे नहीं बचा सकते हो। याद रखो कि जब तक तुम्हें अपनी गलती का पता नहीं चल जाता। कहती कौन सी गलती है भला मेरी, मुझे बताओ ना। इम्पीरियल अंकल वहां से चले जाते हैं, मैजेस्टी तब तक बाहर आ जाते हैं। कहते क्या हुआ नाइन्थ ब्रदर, मुझे बताओ, इस तरह अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हो। नाइन्थ ब्रदर कहते हैं कि प्लीज फादर, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया, उसे छोड़ दो। पर मैजेस्टी कहते हैं उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। कहती है अपने भाई से मिलने के लिए, कहती है कि बताओ ना फोर्थ ब्रदर तुमने ऐसा क्यों किया। कहते हैं मैंने ही किया। कहती है लेकिन क्यों किया बताओ ना। वो फोर्थ ब्रदर सोचते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक लड़की हो। कहती बताओ ना प्लीज बताओ ना, मुझे पता है कि तुम नहीं मार सकते हो। जबरदस्ती उसे एक खदेड़ दिया जाता है बाहर। अब वो इम्पीरियल अंकल के पास जाती है कि इम्पीरियल अंकल दरवाजा खोलो, फिर फोर्थ ब्रदर को बचा लो। उसके पेट में दर्द भी हो रहा होता है क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बस वो लगातार प्रे कर रही होती है कि मेरा भाई छूट जाए। इम्पीरियल अंकल आते कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो। कहती है मुझे बचाना है अपने भाई को। कहते हैं अच्छा उसके लिए इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो। कहती है प्लीज मुझे बचाना है। इम्पीरियल अंकल को भी काफी गुस्सा आ रहा था कि उस रात को ये स्वीकार नहीं करना चाहती, बाकी यहाँ पर मुझसे लड़ाई पूरी कर सकती है। बेहोश हो जाती है तो इम्पीरियल अंकल उसे उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। मेडिकल डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं कि नाइन्थ प्रिंस को ठीक करने के लिए तुम मुझे नहीं बुला सकते हो, सिर्फ मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, इसका नहीं हूँ। इम्पीरियल अंकल घूरते हैं तो जाकर चेक करते हैं, कहते हैं इसे भूख लगी है, इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इस वजह से ऐसा हुआ है। पता चलता है नाइन्थ ब्रदर को होश आ गया होता है ना, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। मेडिकल डॉक्टर उसके ऊपर लगातार पिन का अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको दर्द भी हो रहा होता है। कहती है कि क्या मुसीबत है, अपनी आंखें भी नहीं खोल सकती हूँ। मेडिकल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अपना उठती है, तुम्हारे फोर्थ ब्रदर को छुड़ा सकता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना पड़ेगा। कहती है मैं नहीं खाऊंगी। कहते हैं कि अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो ना तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अंडरवियर रेन पैलेस में आ जाना। कहती है मैं नहीं आऊंगी। कहते हैं अगर नहीं आई तो तुम्हारे फोर्थ ब्रदर का मरना तय है, वरना मैं एविडेंस दूंगा। कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। वहां पर खाना आता है तो मैं तुम्हें
तुम्हें सबूत दे दूंगा। वो जल्दी जल्दी खाती रहती है, उसको वोमिटिंग भी होने वाली होती है। तो कहते एक भी अन्न का दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना तुम्हारे फोर्थ ब्रदर जान से जाएंगे। कहती है ठीक है मैं खा लूंगी। वहां पर उसे सबूत दे दिया जाता है। कॉन्कुबाइन कहती है तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने पेट को खाली मत रखा करो। अब यहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। उसने अपने फादर से भी कह दिया था कि वो अब देश विदेश घूमना चाहती है, तो अपना लड़की का अटायर कर लेती है ताकि उसे कभी कोई पहचान ही न पाए। सिटी छोड़कर जा रही होती है, लेकिन इतनी देर में इंपीरियल अंकल को पता चल जाता है तो उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कहती है मैं जहाँ भी जाऊँ आखिर ये मेरे पीछे क्यों आ जाता है, मुझे छोड़ दो। कहते तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। पर नाइन्थ ब्रदर कहते तुम्हें पता था कि मैं लड़की हूँ। कहते हाँ पता था, शुरू से पता था। आखिर कब तक मेरे सामने फेक बनकर रहोगी। कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। उसे फिर से हक करता है। कहते प्लीज छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर फिर से लाते हैं तो यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर बताते हैं कि इसको बहुत बार बुखार आ चुका है, अगर ज़्यादा देर तक बुखार आया तो इसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसी वजह से तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। देर में नाइन्थ ब्रदर वहाँ से भाग जाते हैं फोर्थ ब्रदर के लिए। पता चल ब्रदर को तो उसी दिन छुड़ा लिया था, लेकिन ये बात नाइन्थ ब्रदर को नहीं चली थी। कहते हैं ब्रदर तुम तो एकदम ठीक हो, तुम जेल से कब निकले। कहते मैं तो उसी दिन निकल आया था। कहते हैं मतलब अभी तक मुझसे इंपीरियल अंकल झूठ बोलते आए। नाइन्थ ब्रदर गले लग लग कर खोते थे। सब फोर्थ ब्रदर के रो रहे होते हैं तो इंपीरियल अंकल जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पैर पर चोट लग गई है, इलाज कर लो। चुपचाप बैठी होती है। इंपीरियल अंकल जाते हैं, कहते दरवाजा बंद करो। वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो सैनिक बाहर ही खड़ा होता है। और इतना याद रखो कि अब तुम मेरी और मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो कहीं तुम फोर्थ ब्रदर से शादी न कर लो। फोर्थ ब्रदर के पैलेस में आग लग गई होती है, जहाँ पर वो अपने भाई को बचाने के लिए अंदर जाती है। किसी तरह वो उसको बचाकर निकाल रही होती है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है। तब इंपीरियल अंकल जाते हैं, उसको बचा कर लाते हैं, लेकिन फिर से उसके सर में दर्द होता है। इसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कहती है मुझे पता है मुझे इंपीरियल अंकल ने बचाया, लेकिन भला मैं फोर्थ ब्रदर का एहसान कैसे न उतारूं। एक बार जंगल में उन्होंने मुझे भेड़ियों से बचाया था। इंपीरियल अंकल कहते हैं लगता है कि आंखों के साथ तुम्हारे दिमाग की बत्ती भी बुझ गई है, मैंने तुम्हें वहाँ बचाया था, फोर्थ ब्रदर ने नहीं। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे बांध देते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, अब तुम मेरी हो। इंपीरियल अंकल भी पूरी तरीके से ठीक हो गए होते हैं। तब मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें उसे सच सच बता देना चाहिए, उसे प्यार करते हो। कि प्यार तो फोर्थ ब्रदर को भी हो चुका था, जो है नाइन्थ ब्रदर से लेकर कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो कुछ बैंडिट्स आते हैं तो वो पीछे भाग रही होती है, लेकिन इतनी देर में इंपीरियल अंकल आते हैं, उनको चोट लग जाती है। कहते हैं मेरी वजह से भला तुम चोट कैसे सहन कर सकते हो। कहते हैं तुमसे प्यार है, इस वजह से मुझे पता है कि उस रात तुम ही थी, कब तक तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहती है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। कहते हैं अगर इलाज तुम कर दो तो कितना अच्छा रहेगा। कहती है मेरे इलाज करने से तुम ठीक हो जाओगे। कहती है हाँ, पट्टी उतारो और ठीक कर दो। वहाँ पर वो उसे किस करने लगते हैं तो फोर्थ ब्रदर देख लेते हैं। कहती है तुमने सब कुछ इंटेंशन वाइज किया है ना, ताकि फोर्थ ब्रदर देख ले। फोर्थ ब्रदर का दिल टूट जाता है। कहते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इंपीरियल अंकल कहते हैं जाओ, उससे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। आखिर कब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगी। वो अपना हाथ देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं नेक्स्ट राजा तुम्हें बनाना चाहता हूँ अपनी सहमति से। तो वो अपना हाथ आगे कर देती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो रानी बन चुकी थी और उसने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो लड़की है। लेकिन यहाँ पर इंपीरियल अंकल उसके साथ रहते थे। जब भी वहाँ पर कंकुबाइन बेन आ जाती है, कहती मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। वो सूप पीने चलती है। कहती खबरदार, ये मेरी माँ का बनाया हुआ सूप है तो मैं इसे पीऊंगी। कहते ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो हम दोनों थोड़ा रेस्ट कर ले। कहती रेस्ट, अब तो हमेशा रेस्ट ही करना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आगे क्या होगा। कहते क्या होगा। कहती अंदाजा लगाओ कि मुझे क्या हुआ। कहते मुझे कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहते सच में। कहती हाँ। यहाँ पर इंपीरियल अंकल बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।